नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास में हेल्थ साइंस में हमने आपको बोला था कि कुछ प्रश्न रह गए हैं जो हम आगे कुछ प्रश्न का मतलब ये है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें 2 प्रश्न निकल रहे हैं, 3 प्रश्न निकल रहे हैं। तो उनमें 2-3 प्रश्न तो मैं हर टॉपिक का लेके आऊँगी नहीं कि आज ये टॉपिक है, इसके ये प्रश्न हैं। 2-3 टॉपिक क्वेश्चन में तो क्लास चलेगी नहीं, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर जो भी प्रश्न मुझे एक्स्ट्रा रह गए थे हेल्थ साइंस में, और कुछ टॉपिक रह भी गए हैं जिनसे प्रश्न अच्छे निकल रहे हैं, मैंने देखा है, उन्हें पढ़ा है, तो वो भी हम कर लेंगे। तो आज जो हमारे प्रश्न रह गए थे हेल्थ साइंस के, उसके यहाँ पर मैं MCQs लेकर आपको आई हूँ। तो क्लास देखते रहिए और अच्छी लगे तो मैं कहूँगी नहीं, समझ गए होगे आप, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, किसके द्वारा सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा की खोज की गई? ए है जनरल अस्माज, बी है चरक, सी है सुश्रुत, डी है भागवत। तो इनमें से किसके द्वारा अगर बात करें प्राथमिक चिकित्सा की शुरुआत की गई, तो वो थे कौन? वो थे आपके, ए ऑप्शन सही होगा, जनरल अस्माज, ठीक है। जनरल अस्माज थे। ये कौन थे अगर आपसे पूछा जाता है? ये कौन थे? ये शल्य चिकित्सक थे। शल्य चिकित्सक का मतलब होता है जैसे कि कुछ ऑपरेट टाइप का जो लोग काम करते हैं ना, ऑपरेशन टाइप का, उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो ये शल्य चिकित्सक थे और ये जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन शल्य चिकित्सक ये थे। ओके, याद रहेगा। बढ़ते हैं। इन्होंने जब फ्रांस और पर्शिया में युद्ध चल रहा था ना, तब प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर इन्होंने वहाँ पर लोगों को सेवा दी थी, और तभी से प्राथमिक चिकित्सा के विषय में इन्होंने लोगों को जागरूक करना या फिर लोगों को बताना प्रारंभ किया, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, प्राथमिक चिकित्सा में लिखित जनरल अस्माज की प्रमुख निर्देशिका है। निर्देशिका एक ऐसी किताब हो सकती है जिसमें इन्होंने निर्देशन दिया होगा कि प्राथमिक चिकित्सा किस तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है। तो प्राथमिक चिकित्सा को देने के निर्देश ही दिए होंगे निर्देशिका में, तो है ना। तो ए है युद्ध क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा, बी है घायलों को प्राथमिक चिकित्सा, सी है केवल बी, डी है एवा बी, दोनों। तो ये दोनों ही निर्देशिकाएं किसकी हैं? हमारे जनरल अस्माज की हैं, जिन्होंने प्राथमिक चिकित्सा की, कह सकते हैं एक तरीके की खोज है। कोई भी शब्द फर्स्ट टाइम या कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम हम यूज़ करते हैं या यूज़ की जाती है, तो उसको यही कहते हैं कि हाँ, इसका आविष्कार हुआ इस समय, ठीक है। तो यहाँ पर ए भी दोनों ही सही होंगे। जो जनरल अस्माज थे, इन्होंने ही युद्ध क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा नामक निर्देशिका लिखी। निर्देशिका लिखने का मतलब है कि कोई पुस्तक लिखी होगी जिसमें निर्देश दिए होंगे इन्होंने। और घायलों को आप प्राथमिक चिकित्सा कैसे दे सकते हो, इसके विषय में भी इन्होंने लिखा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। युद्ध क्षेत्र में घायलों व बीमारों को सहायता देने के लिए स्थापना की गई। ए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की, बी है ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी की, सी है ए व बी दोनों, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो युद्ध क्षेत्र में घायल व बीमारों की सहायता देने के लिए जो स्थापना की गई थी, तो अगर हम बात करें ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी की, तो इसकी तो स्थापना कब हुई थी? 1870 में हुई थी। 1870 में हुई थी, और ये राष्ट्रीय समिति द्वारा की गई थी, नेशनल सोसाइटी द्वारा की गई थी, ठीक है। ओके, और ये ब्रिटिश के अधीन थी, ये भी आपको समझ ही गए होंगे। जब ब्रिटिश ने किया है तो ब्रिटिश के अधीन थी। लेकिन हमारी जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी समिति की स्थापना हुई, वो आपको पता है कब हुई है? 1920 में हुई है। और ये किस लिए स्थापित हुई? युद्ध क्षेत्र में घायल व बीमार को सहायता देने के लिए स्थापित की गई। तो अगर स्पेशली भारतीय तौर पर पूछा जाए तो आप ए ऑप्शन लगाओगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो होती है, वो किस लिए हुई है? युद्ध क्षेत्र में घायल व बीमारों को सहायता देने के लिए। ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी पहले आई 1870 में, और भारतीय 1920 में आई है, बाद में आई है, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ, अगर आपको हेल्थ साइंस से संबंधित बहुत से प्रश्न नीचे ऐसे मिलेंगे, जैसे कि ये वाला जो प्रश्न है एम्बुलेंस समिति, तो इससे जुड़े हुए जो और भी प्रश्न बनते हैं, तो वो हेल्थ साइंस की जो शायद प्राथमिक चिकित्सा वाला टॉपिक है, उसमें हमने वो प्रश्न दे रखे हैं। 2-4 प्रश्न और भी निकले हैं यहाँ से। बकाया
ऐसे ही मतलब डिटेल्ड आपको वीडियो हमारी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मैं इस वीडियो को भी उसी प्लेलिस्ट में मेंशन कर दूंगी। दूसरी बात, आप लोगों का जो परेशानी थी प्लेलिस्ट वाली की समस्या हो रही थी ढूंढने में, तो मैंने क्या करा है, शॉर्ट कर दी है प्लेलिस्ट। मतलब सारी चीज़ें जो हेल्थ साइंस की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो हेल्थ साइंस वाले में कर दी हैं कनेक्ट, जो टेक्सटाइल की हैं वो टेक्सटाइल में कनेक्ट कर दी हैं, जो आपकी हेल्थ साइंस की है वो उसमें कनेक्ट कर दी। मतलब सारी जो प्लेलिस्ट हैं वो उनकी जो प्रॉब्लम है, अब प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा आपको चैनल पे नहीं दिख रही होंगी जो आपको प्रॉब्लम हो, 4-5 ही प्लेलिस्ट हैं तो आप आराम से ढूंढ सकते हो। चाइल्ड डेवलपमेंट की भी हमने अलग बना दी है, ठीक है। बस प्रॉब्लम अब एक ये हो गई है कि जो कुछ वीडियो ऐसी थी जो थ्योरी वाइज थी और कुछ प्रैक्टिस थे, अब वो दोनों एक में ही मिल जाएंगे आपको। अच्छी भी बात है, अब आप एक प्लेलिस्ट टच करोगे, उसमें आपका मन है थ्योरी पढ़ने का तो थ्योरी पढ़ो, और आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं तो क्वेश्चन आंसर करो। बस ये बार बार इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन थोड़ी सी ये दिक्कत हो गई होगी क्योंकि जैसे कि हमने कुछ बिहार के, चंडीगढ़ के प्रैक्टिस टॉपिक वाइज भी कराए थे, जैसे न्यूट्रिशन साइंस के अलग कराए थे या टेक्सटाइल के अलग कराए थे, तो अब वो टेक्सटाइल में ऐड करने की वजह से टेक्सटाइल में पहुंच गई, न्यूट्रिशन साइंस की न्यूट्रिशन साइंस में पहुंच गई, और जो बिहार और चंडीगढ़ का प्रैक्टिस सेट की जो हमने प्ले लिस्ट बनाई है उनमें से वो हट गई हैं। तो कोई नहीं, अब आप जब सारे प्लेलिस्ट को खोलोगे तो आपको जो मन है, आपकी जिसमें पकड़ कम है वो उसकी जाके आप प्रैक्टिस कर लो उसके अंदर, है ना। तो इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 1877 में सेंट जॉन एम्बुलेंस समिति की स्थापना की गई, ठीक है। सेंट जॉन एम्बुलेंस समिति की स्थापना की गई। उद्देश्य पूछा जा रहा है आपसे, और समय देखिएगा, सेंट जॉन एम्बुलेंस से प्रश्न बना था आपका, अभी नहीं बना था लेकिन टीजीटी पीजीटी आप प्रैक्टिस करो, आपको ये प्रश्न मिलेंगे जॉन एम्बुलेंस वाला। तो ये 1877 में इसकी स्थापना होती है, मतलब शुरुआत होती है। तो रोगियों को लाभ पहुंचाने हेतु, पुरुषों को प्रशिक्षित करने हेतु, सी है विभिन्न व्यवसायों में घायलों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देने हेतु, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल डी करेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ये एम्बुलेंस थी, जॉन एम्बुलेंस, ठीक है, सेंट जॉन एम्बुलेंस, ये रोगियों को लाभ पहुंचाने हेतु थी, क्योंकि इसमें दवाइयाँ वगैरह, फर्स्ट एड की सारी चीज़ें रहती थी, और पुरुषों को ये प्रशिक्षित भी करती थी जगह जगह। जैसे मान लो ये गई है कहीं सेवा देने, किसी घायल को सेवा देने गई है, तो वहाँ जो आसपास लोग होंगे उन्हें पुरुष लोग, खासतौर से पुरुषों को प्रशिक्षित करती थी, ठीक है। 1877 की बात है, उस समय महिलाओं को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, तो पुरुषों को प्रशिक्षित करती थी, ठीक है। और विभिन्न व्यवसायों में जाती थी, मान लो बहुत से व्यवसाय ऐसे होते थे जहाँ पर चोट फेट लग जाती थी, कारीगरों को घायल हो जाते थे, तो उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देने हेतु ये वहाँ जाती थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से कौन सा चरण आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए संदर्भित है? ए है क्षेत्र को सुरक्षित बनाएं, बी है घायल व्यक्ति का मूल्यांकन करें, सी मदद मांगें, व प्राथमिक उपचार दें, डी निम्न में से सभी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जो चरण दिए गए हैं वो ये चारों ही सही होंगे। अब आप कहोगे ऑप्शन तो 3 ही दिख रहे हैं, 4 कहाँ से? भाई डी तो निम्न में से सभी है, तो ये 4 ऑप्शन है। सबसे पहले आपके वहाँ के जो क्षेत्र है उसको सुरक्षित बनाना है जहाँ पर घटना हुई है, ठीक है, घटना हुई है। आपातकालीन जो एकदम कोई सम घटना घटित हो जाए उसी को तो कहते हैं। घायल व्यक्ति का पहले तो क्षेत्र सुरक्षित कर लिया आपने, अब क्या करेंगे? जिस व्यक्ति को चोट फोट लगी है उसका मूल्यांकन करेंगे कि कहीं रक्तस्राव तो नहीं हो रहा है, उसकी सांस चल रही है नहीं चल रही है, हृदय गति किस तरीके से, मतलब आप उसके सीने पर जब कान को लगाओगे तो एक ध्वनि होती है लब डब की, वो आपको सुनाई दे रही है नहीं दे रही है, तो ये सारी चीज़ें आप मूल्यांकन करोगे। और उसके बाद वहाँ पर जो भी लोग हैं, ठीक है, उनसे मदद मांगेंगे, क्योंकि जब घायल होते हैं, मान लो बड़ा एक्सीडेंट है, ज़्यादा लोग घायल हैं तो अकेले काम नहीं हो पाता है, ठीक है, और एक भी व्यक्ति ज़्यादा घायल है तो भी दिक्कत होती है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट ये है प्राथमिक उपचार आप उसे देंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन हो गए, ठीक है, ए बी सी और डी आप इसे मान लो प्राथमिक उपचार देंगे, ये चौथा ऑप्शन है। तो चरण पूछे जाएँ तो ये 4 चरण है, इन्हें ध्यान रखिएगा। आपसे पूछे जाएँ आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कितने चरण संबंधित हैं तो संदर्भित हैं, तो 4 चरण, चारों मैंने आपको बता दिए, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों से, देखो मैं आपको अपना समझती हूँ इसलिए बोल रही हूँ, आप ये मत समझिएगा। और फिर सबसे बड़ी बात है, यूट्यूब पर काम करने का मतलब है कि इतना तो हम बोल ही सकते हैं जब इतनी मेहनत कर रहे हैं आपसे,
चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन आज मैं आपसे फोर्सली ये नहीं कहूँगी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन एक मेरी प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से मैं एक दो बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि जैसे कि अभी मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, आपसे मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको लग रहा हो वेस्ट है तो आप हट सकते हो, इस बात को स्किप कर सकते हो मतलब, और आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो कुछ दिन अभी अब मेरा चैनल बहुत अच्छा चला, ठीक है। अब 5-6 दिन से क्या हो रहा है मैं नोटिस कर रही हूँ, 4 दिन से शायद एक भी सब्सक्राइबर नहीं मिला, व्यू डाउन हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं असल में मेरे जो आसपास में कोई भी ऐसा नहीं है जो यूट्यूब पर काम करता है और वो मुझे बता सके कि ये समस्या मतलब नॉर्मल है। और यूट्यूब पर अगर सर्च करो तो बहुत सारी वीडियोस कोई सही बताती है, कोई कहती है अब आपका चैनल डूब गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, फ्रीज हो गया। तो बहुत टेंशन क्रिएट हो जाता है उस समय, ठीक है, कि अब करूँ तो करूँ क्या, सारी मेहनत पानी दिखती है। तो इस समय क्या है, 4-5 दिन से मुझे एक भी सब्सक्राइबर नहीं दिख रहा है, व्यूज़ भी कम हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है कि 1-2 सब्सक्राइबर भी, मतलब एक भी अगर प्रतिदिन या अब तक बढ़ गया होता 4 दिन में, तो मैं ये मान लेती कि हाँ चलो बच्चों को शायद वीडियोज़ ये अच्छे नहीं लग रहे हैं टॉपिक, इसलिए बच्चे नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं। और अभी तक एकदम से मतलब इतना गिर जाना चैनल पर व्यू, तो मुझे अब टेंशन दे रहा है। तो आप ऐसा करिए, कोई भी 1 या 2 बच्चा कोई भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे ये चेक करना है कि मेरे चैनल में कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर सब्सक्राइबर बढ़ता है इस वीडियो पे 1-2, बस आप इतना लिख देना कमेंट में, मैम मैंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, और मुझे दिखता है कि हाँ चैनल मतलब बढ़ा है सब्सक्राइबर, इसका मतलब है चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप 1-2 लोग सब्सक्राइब कर दोगे, अगर आपको ये लग रहा हो मैं ब्लैकमेल कर रही हूँ, तो अगर आप 1-2 लोग सब्सक्राइब कर भी दोगे तो उससे मेरे चैनल का टारगेट तो पूरा नहीं हो जाएगा, लेकिन मेरे ये मन की शंका कम हो जाएगी कि चलो चैनल में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं बहुत 2 दिन से अपसेट चल रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, चैनल पर व्यू भी डाउन हो गया है और सब्सक्राइबर 0 हो गया, सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहा एक भी। तो बस मुझे चेक करना है कि चैनल में कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूँ तो ये काम किसी रिलेटिव से भी करा सकती हूँ, पर मैं किसी रिलेटिव को नहीं बताना चाह रही हूँ कि मैं चैनल चलाती हूँ, क्योंकि लोग और तरह तरह की निगेटिविटी बहुत देने लगते हैं कि अरे कुछ नहीं होता यूट्यूब पे वैसे ही वो। क्योंकि इससे पहले भी मैंने 1-2 बार काम किया, तो लोगों के लिए मैं मतलब मैं मजाक का पात्र बन जाऊँगी, ठीक है। इसलिए मैं किसी को बताना भी नहीं चाह रही हूँ, मैंने यूट्यूब पर मतलब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। तो बस इतना काम आप मेरा कर देना। बस जो भी सब्सक्राइब करे वो ये काम ज़रूर करे कि लिख कर मुझे ज़रूर बता दे कि मैम मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, जिससे मुझे पता चले बाकी में सब्सक्राइब किया है किसी ने। क्योंकि मतलब मुझे मतलब आप बताओगे तभी तो पता चलेगा, पता चले चैनल पे बढ़े ही ना सब्सक्राइबर, इसका मतलब ये है कि यूट्यूब पर कोई प्रॉब्लम है। तो लिखना ज़रूर, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो ये लिख ज़रूर देना मैम मैंने कर दिया, तब मैं चेक करूँगी कि सब्सक्राइबर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। ओके, तो ये मेरी बात इतनी प्रॉब्लम समझ लेना। आप तो 1-2 लोग सब्सक्राइब कर दोगे, उससे मेरे चैनल का कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन बस ये मेरी ये दुविधा दूर हो जाएगी कि चैनल में तो कोई इशू नहीं चल रहा है, ठीक है। अब क्लास हम स्टार्ट करते हैं, अब हम कोई फालतू बात नहीं करेंगे। सड़क दुर्घटना होने पर कितने मीटर की दूरी तक लगभग चेतावनी चिन्ह लगा देना चाहिए? 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर या 50 मीटर? जो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपातकालीन स्थिति में क्या करोगे, क्षेत्र को सुरक्षित बनाओगे। तो क्षेत्र को सुरक्षित बनाने का मतलब ये है कि वहाँ से भीड़ भाड़ को आप कम करेंगे, जो भी कारण है दुर्घटना का उसका जानने का प्रयास करोगे, सारी चीज़ें। और 30 मीटर की दूरी तक आप क्या करोगे, चिन्ह लगा दोगे कि वहाँ तक कोई आए जाए नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर का तापमान कम होना कहलाता है हाइपोग्लाइसीमिया, बी है हाइपोथर्मिया, सी है एवा भी दोनों, डी है निम्न में से कोई नहीं। देखो जो ए ऑप्शन है वो आप देखकर समझ गए होंगे क्या लिखा है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब आप सभी जानते हो क्या होता है, जब रक्त शर्करा का स्तर क्या होता है, रक्त शर्करा का स्तर क्या होता है, मतलब क्या होता है यहाँ पर हाइपो लिखा है तो कम होना, ठीक है, हाइपो, ठीक है, हाइपो का मतलब होता है कम होना, ठीक है। तो रक्त शर्करा का स्तर कम होना या निम्न होना जो भी हो, तो उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब आपसे पूछा जा रहा है शरीर का तापमान कम होना, तो हाइपो कम है तो हाइपो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ज़्यादा होता तो हाइपर लग जाता, तो हाइपोथर्मिया। अब आपसे पूछा जाए शरीर का तापमान अधिक होना तो हाइपरथर्मिया हो जाएगा, कम होना हाइपोथर्मिया। अगर शरीर का तापमान गिर रहा है, मान लो कोई व्यक्ति उसे चोट लगी है, उसके शरीर का तापमान गिर रहा है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम हो रही है व्यक्ति को, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, गर्मी की थकावट कहलाती है निर्जलीकरण, डायरिया, अरोमा, हीट स्ट्रोक, ठीक है।
तो गर्मी की थकावट क्या होती है यहाँ पर? गर्मी की थकावट को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। निर्जलीकरण आप जानते हो, जब पानी की कमी वगैरह हो जाती है शरीर में, डायरिया वायरिया बुखार उखार की कंडीशन में तब होती है, ठीक है। और डायरिया तो पता ही चल गया होगा, मतलब कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वगैरह से हो जाता है, मतलब फूड पॉइजनिंग की वजह से कोई ख़राब खाना खा लेते हो, गर्मी ज़्यादा हो, ओके। इन सारी चीज़ों में डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। अरोमा जानते हो, एक अरोमा थेरेपी भी होती है, स्मेल से संबंधित होती है, किसी भी चीज़ की सुगंध से संबंधित होती है अरोमा, ठीक है। तो डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। डैश का मूल तत्व श्वास मार्ग में उत्पन्न गतिरोध को रोकना तथा हृदय रोगी में रक्त संचार बनाए रखना है। क्या ECG का है, बी है CPR, सी है MRI, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो डैश का मूल तत्व श्वास मार्ग मतलब श्वसन मार्ग में कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया है, ठीक है। तो उसमें क्या है, मतलब गतिरोध उत्पन्न हो गया है, तो उस समय क्या होगा, जब गतिरोध उत्पन्न होगा तो आपको क्या होगा, सांस नहीं आएगी, है ना, सांस नहीं आएगी, और कहीं ना कहीं आपका हो सकता है रक्त संचार भी भाई बाधित होगा, क्योंकि सांस तो रक्त में ही बहती हुई ऑक्सीजन तो जाती है पूरे शरीर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस समय हम व्यक्ति को देते हैं CPR। CPR की अगर हम हिंदी में किसे कहते हैं, क्या, पुनर्जीवित करना, ठीक है। पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवन करना मतलब जैसे कि इंग्लिश में अगर हम इसका अर्थ बताएं आपको तो क्या होगा, कार्डियक, CAR, कार्डियक, पल्मोनरी रेस्यूसिटेशन, ठीक है, रेस्यूसिटेशन, ओके, ON, ठीक है, ON आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ, तो कार्डियक पल्मोनरी रेस्यूसिटेशन, ओके, क्लियर हुआ। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन 10 है, घायल व्यक्ति में सांस वापसी के कितने पद हैं? ए है वायु मार्ग श्वसन मार्ग में रुकावट, बी है वायु मार्ग खोलना, सी है संवात देना, डी है उपर्युक्त सभी। तो घायल व्यक्ति में जब मतलब आप क्या करते हो, उसको CPR देते हो। भाई आपने CPR दिया किसी व्यक्ति को अभी कार्डियक पल्मोनरी रेस्क्यूलाइजेशन की जो हम बात कर रहे थे, ये 2-3 तरीके से लिखा हुआ है। तो उसकी जब हम बात करेंगे, जब हम उसे किसी भी व्यक्ति को CPR देते हैं, किस कंडीशन में देते हैं, जब आप जानते हो उसकी मतलब हृदय की धड़कन सही तरीके से नहीं चल रही हो, तो उसको क्या करना है, सही गति में लाने के लिए देते हैं। तो जब आप घायल व्यक्ति को CPR देते हो तब क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या वायु मार्ग या श्वसन मार्ग में रुकावट, वायु मार्ग खोलना, संवात देना या उपर्युक्त सभी। इसको समझना यहाँ पे, जैसे ये कर लो, रुकावट को दूर करना, ये तब आपका समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ हो रहा है, ऐसे समझ नहीं पा रहे होगे, ठीक है। वायु मार्ग खोलना बिल्कुल सही है, संवात देना मतलब संवात भी देते हैं हम, यहाँ पे वेंटिलेशन का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ओके, समझ में आया। जब भी हम CPR देते हैं तो क्यों देते हैं, वायु मार्ग श्वसन मार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए, वायु मार्ग को खोलने के लिए, जिससे व्यक्ति खुद भी ऑक्सीजन को लेना शुरू कर दे, वायु मार्ग खुल जाएगा, और संवात देने के लिए मतलब वेंटिलाइजेशन के लिए भी हम ये करते हैं, ठीक है। तो CPR दिया जाता है। तो ये कितने 3 तरीके हैं या 3 पद हैं, इसके ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संवात कितने प्रकार से दिया जाता है? 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से। तो संवात हमेशा ध्यान रखिए, मतलब वेंटिलाइजेशन कितने तरीके से दिया जाता है, ये दिया जाता है 2 तरीके से। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन कौन से होते हैं 2 तरीके संवात देने के? एक तो घायल को लिटाकर, ठीक है, ओके, एक सेकेंड, घायल को लिटाकर तो उसका तरीका हो गया, मतलब एक और कैसा होगा, मुंह द्वारा संवात देना, लिख देती हूँ, ये मुंह द्वारा संवात देना, ओके, मुंह द्वारा संवात देना, ठीक है। मुंह द्वारा संवात देने का मतलब है कि आप मुंह से मुंह लगाकर, ठीक है, मुंह से मुंह लगाकर सब मतलब ऑक्सीजन दे रहे हो किसी व्यक्ति को, कृत्रिम श्वास दे रहे हो। संवात का मतलब ऐसे भी लगा सकते हो, कृत्रिम श्वास देना, ठीक है। मुंह से मुंह लगाकर हम जब सांस लेते हैं तो उसको कहते हैं मुंह से मुंह द्वारा संवात। यहाँ पर कर लो मुंह से मुंह द्वारा, ठीक है। अब आपको क्लियर हो जाएगा, मुंह से मुंह द्वारा संवात। दूसरा कैसा होगा, बी ऑप्शन, मुंह से नाक, ठीक है, मुंह से नाक, हाँ ठीक है, मुंह से नाक संवात, ठीक है, नाक संवात मतलब मुंह से आपने क्या है, नाक पर उसके ऑक्सीजन दे रहे हो, ठीक है। तो ये 2 तरीके से हम वेंटिलाइजेशन देते हैं, कृत्रिम श्वास देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रभावी संवात के चिन्ह है स्वतः सांस चलने लगना, बी है त्वचा का रंग नीले से गुलाबी होने लगना, सी है नाखून गुलाबी होने लगना, डी है उपर्युक्त सभी।
तो कृत्रिम संवाद जब भी देते हैं तो क्या होता है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि व्यक्ति की सांस चलने लगेगी, त्वचा का रंग नीले से गुलाबी होने लगेगा, नाखून गुलाबी होने लगेंगे, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 5 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? ए है सिल्वेस्टर विधि, बी है नेल्सन विधि, सी है लाबोर्ड विधि, डी है सेपर्स विधि। तो 5 वर्ष से अधिक की बात करें या 5 वर्ष से कम की बात करें, देखो दोनों को नेल्सन विधि से ही कृत्रिम श्वसन दिया जाता है, लेकिन थोड़ा तरीका चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, 5 वर्ष में तरीका अलग होता है और 5 वर्ष से कम बच्चों का तरीका थोड़ा चेंज कर देते हैं, बस इतना अंतर है। सिल्वेस्टर विधि, लाबोर्ड विधि, सेपर्स विधि के विषय में मैंने बताया है, आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया है, ये आप हमारी प्लेलिस्ट में देख लेना, इसी में मैं लिंक लगा दूंगी, मतलब प्लेलिस्ट का, उसमें दिए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है और देखा है तो अच्छी बात है। सीपीआर पुनर्जीवन दिया जाता है सांस रुकने पर, हृदय गति रुकने पर, एबाबी या घायल होने पर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, हृदय गति रुकती है या सांस रुकती है तो हम सीपीआर देने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है प्राथमिक सहायता का उद्देश्य है, ए है जीवन को सुरक्षित करना, बी है गंभीर घायल को की देखरेख करना, सी है रोगी को संकट की अवस्था से उबारना, डी है उपयुक्त तो सभी। तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। प्राथमिक सहायता का उद्देश्य है जीवन को सुरक्षित करना, घायल व्यक्ति की देखरेख करना, ठीक है, और रोगी को उसकी जो संकट वाली अवस्था है उससे उसे बचाना। क्वेश्चन नंबर 16 है प्राथमिक सहायता कर्ता का गुण क्या है, यहाँ पर ये बताना है। वह आत्मविश्वासी होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, शीघ्र निर्णय लेने वाला होना चाहिए, डी उपरोक्त सभी। तो ये जो बेसिक से क्वेश्चन दिए हुए थे बुक, जहाँ से मैं क्वेश्चन उठा रही थी तो मैं ले आई हूँ बकाया, ये सारे प्राथमिक सहायता वाले, प्राथमिक सहायता कर्ता के गुण वगैरह, ये सारी वीडियोज़ पड़ी हैं चैनल पर, ओके, उन्हें देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत है दुर्घटना कारणों को हटाना, रोगी की सांस रुकने पर सीपीआर देना, सी है पीड़ित की सहायता करना, डी है उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत और भी हैं, लेकिन ये मुख्य सिद्धांत है। पहले तो वहाँ पर जो समस्या हुई है, जिस वजह से दुर्घटना हुई है, उस कारण को हटाएं जिससे दुर्घटना घटित ना हो, मतलब और समस्या ना बढ़े। बी है रोगी की सांस रुकने पर उसे सीपीआर देना, ये भी बात सही है, और पीड़ित की सहायता तो करी ही जाती, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए करना चाहिए, क्षेत्र को सुरक्षित बनाएं, घायल का मूल्यांकन करें, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी, डी ऑप्शन। ये कुछ क्वेश्चन डी ऑप्शन वाले थे, ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं है डी ऑप्शन के, इसलिए आप बेफिक्र हो जाएं, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 सुरक्षित पट्टी होती है कॉटन की बनी, सिंथेटिक कपड़े की बनी, ए तथा बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो मैं आपका समय बचाने के लिए कितनी जल्दी क्लास करा रही हूँ, ओके, क्योंकि 40 के करीब प्रश्न है, तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, मैं जल्दी से आपको क्वेश्चन करा दूँ। लेकिन पता नहीं क्यों तब भी आप लोग हमारे चैनल को बिल्कुल प्यार और सपोर्ट नहीं दे रहे हो। अभी मैंने बताया, मैं इतनी अपसेट चल रही हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बताया, वो भी लौट के मुझसे पूछते कुछ बात है, तुम परेशान हो बहुत, चेहरा तुम्हारा बता रहा है ये वो, लेकिन मैं मतलब कैसे बताऊँ कि बार बार मैं यूट्यूब पर 2-3 बार चैनल बना चुकी हूँ और मेरे चैनल के साथ यही होता है, पहले चलता है और फिर बाद में डाउन होने लगता है, डाउन होते होते बिल्कुल गड्ढे में चला जाता है, तो मुझे वही डर लग रहा है फिर से। तो क्वेश्चन 21 हालांकि वो समझ तो गए होंगे कि कहीं ना कहीं चैनल का इशू चल रहा है, क्योंकि और कोई समस्या ऐसी अभी चल नहीं रही है, लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। तो अब लेकिन मैंने उनको फिर भी बताया नहीं कि, क्योंकि वो गुस्सा होने लगते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 21 बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप घाव को डैश मतलब गर्म पट्टी से सेकेंगे, बीटाडीन का मलहम लगाकर पट्टी बांधेंगे, सी है खुला रखेंगे, डी है घाव पर तेल लगाकर सुरक्षित करेंगे। तो जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो क्या किया जाएगा, बीटाडीन का मलहम लगाकर आप पट्टी बांधें, ठीक है, तभी इन्फेक्शन मरेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है ट्यूबलर पट्टी का उपयोग करते हैं सिर को बांधने हेतु, घायल उंगलियों को बांधने हेतु, जांघ के घाव में या कंधे के घाव में। तो जो ट्यूबलर पट्टियाँ होती हैं वो कहाँ, घायल उंगलियों और पैर की उंगलियों, चाहे हाथ की उंगलियों चाहे पैर की उंगलियों को बांधने का काम करती है ट्यूबलर पट्टी, ठीक है। घायल व्यक्ति के पैर और हाथ की उंगलियों को बांधने के लिए ट्यूबलर पट्टी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 एक प्राथमिक सहायक हो तब तक घायल को ले जाने के लिए किस तकनीक को अपना। अच्छा, एक प्राथमिक सहायक हो, अगर मान लो एक ही अकेला व्यक्ति है, कोई दुर्घटना घटित हो गई है, तो मतलब एक ही है प्राथमिक सहायता करता, तो घायल को लेकर जाना है दूसरी जगह, एक जगह से, तो आप किस तकनीक को अपनाओगे, फायरमैन तकनीक, पालने की तकनीक, ए तथा बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं।
जब प्राथमिक सहायताकर्ता इकलौता हो तो उस समय हम ये दोनों भी सही हैं, फायरमैन तकनीक का भी उपयोग करते हैं, पालने की तकनीक का भी उपयोग करते हैं। उसके बाद हम उसको मरीज को पीठ पर उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं, इसे भी नोट कर लेना। जो भी प्रकार है मैं इसके बता दूंगी जो अब अकेले कोई व्यक्ति हो, ठीक है। और मानव बैसाखी का प्रयोग करते हैं, मानव बैसाखी, ठीक है, मानव बैसाखी। ये 4 प्रकार हैं जो वो किसके लिए होते हैं, ये 4 प्रकार उन व्यक्तियों के लिए होते हैं जब प्राथमिक सहायताकर्ता इकलौता हो, कोई सहायता करने वाला ना हो, तो वह पीठ पर उठाकर मरीज को एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित करेगा, मानव बैसाखी का उपयोग करेगा, फायरमैन तकनीक का प्रयोग करेगा और पालने की तकनीक का प्रयोग करेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट था। क्वेश्चन 24 है, अस्थमा रोग संबंधित है फेफड़ों से, गले से, पेट से या मुंह से। तो ये तो सभी को पता होगा, जो अस्थमा होता है वो फेफड़ों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, धुएं में उपस्थित गैस मुख्यतः घुटन का कारण है। ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन, डी है हाइड्रोजन। तो जब धुएं में उपस्थित गैस या गैस की बात होगी तो यहाँ पर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जो होती है घुटन होती है और ये चीज़ धुएं में बहुत मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, श्वसन क्रिया में उपयोग होने वाली गैस कौन सी है। O2 है, CO2 है, N2 है या फिर H2 है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कौन सी है। तो हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। भाई श्वसन क्रिया में उपयोग में तो हम ऑक्सीजन को ही लाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर में रक्त को पंप करने का काम करता है गुर्दे, मस्तिष्क, हृदय या वाहिनियाँ। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, हृदय करता है पंपिंग का काम, ठीक है। जब हृदय पंप करता है ब्लड तो लप टप की ध्वनि आती है। जब घायल व्यक्ति होता है तो इसी ध्वनि को सुना जाता है कि चल रही है या नहीं चल रही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रक्त का थक्का जमने का लाभ है रक्त बहना बंद हो जाना, रक्त अल्पता से घायल का बच जाना। सी है ए तथा बी दोनों, डी है कोई नहीं। तो अगर रक्त का थक्का जम जाता है तो सबसे पहली बात तो रक्त बहना बंद हो जाएगा। चोट लगी हुई है, रक्त बहना बंद हो जाए तो काफ़ी रिलैक्स मिलता है और रक्त अल्पता से भी घायल बच जाता है। क्यों? क्योंकि यही तो समस्या होती है, अगर आपका रक्त नहीं रुके, चोट लगी हुई है तो क्या होगा, एनीमिया भी होगा। ओके, एनीमिया क्यों होगा? क्योंकि सारा रक्त निकल जाएगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा रक्त निकलता रहा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, दिल का दौरा पड़ने पर होता है सीने में जकड़न तथा बेचैनी, बी है दर्द कंधे, गर्दन, हाथ तथा पैर का फैलना, सी है ए तथा बी दोनों, डी है कोई अंतर समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब दिल का दौरा हार्ट अटैक पड़ता है तो सीने में जकड़न तथा बेचैनी भी होती है, दर्द भी होता है कंधों में और गर्दन में, और हाथ पैर जो होते हैं फैलाने में समस्या होती है या फैलने लगते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, घाव में संक्रमण होता है बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, फंगस के कारण या उपयुक्त सभी। तो तीनों के द्वारा जो होता है घाव में संक्रमण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हृदय की रक्षा होती है पेरिकार्डियल द्रव्य से, हृदय पेशी से, वाहिनियों से, पसलियों से। तो ये प्रश्न दिए हैं बीच बीच में, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। बकाया ये तो फिजियोलॉजी में भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये प्राथमिक चिकित्सा में जो हृदय से संबंधित कुछ समस्याएं हैं वो दी हुई हैं, ठीक है। तो उसमें मुझे जो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट लगा वो ले लिया मैंने। बकाया बेसिक चीज़ें जो दी हुई हैं वो आप लोग खुद ही समझ के आंसर कर सकते हो। तो हृदय की रक्षा जो होती है पेरिकार्डियल द्रव्य से। अब ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये तभी आप कर सकते हो जब आपको पता हो कि पेरिकार्डियल द्रव्य जो है हार्ट में मिलता है और हार्ट की जो है रक्षा करता है, पता होगा तभी दे पाओगे। तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, नाक से रक्त आने पर घायल से कह सकते हैं मुंह से सांस लेने को, 10-15 मिनट पिंच करने को, सी है ए तथा बी दोनों, डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, ए सही है। भाई सांस रोकने को थोड़ी ना कहोगे, लेकिन मुंह से सांस लेने को आप कहोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, श्वसन आघात से होता है फेफड़े क्षतिग्रस्त, श्वास नली क्षतिग्रस्त, सांस लेने में बाधा के कारण तंत्रिका तंत्र प्रभावित, डी है रक्त संचार रुक जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब श्वसन आघात होता है, देखो आघात कई प्रकार का होता है, लगभग 7-8 प्रकार का माना जाता है, ठीक है। तो श्वसन आघात जब होता है तो क्या होगा, यहाँ पे सांस लेने के कारण तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होती है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। अगर हम आघात के प्रकार की नॉर्मल अगर बात करें तो हम शब्दों में बता दे रहे हैं। एक होता है न्यूरोजेनिक आघात, दूसरा होता है हेमोजेनिक आघात, तीसरा होता है श्वसन आघात, हृदयाघात, चयापचय आघात,
मतलब मेटाबॉलिक वाली जो प्रॉब्लम होती है। फिर होता है सेप्टिक आघात बोलते हैं, सेप्टिक आघात। उसके बाद होता है एनाफाइलेटिक आघात और मनोदैहिक आघात। ये लगभग 8 प्रकार के हो गए। क्वेश्चन नंबर 34, आघात लगभग कितने प्रकार का होता है? 5, 6, 7, 8। तो लगभग में पूछा जाए आप 8 आंसर करिएगा, लगभग 8 ही होते हैं आघात के प्रकार। और ये आप जानते हो नेट वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जब सिर की चोट या रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण तंत्रिका तंत्र प्रणाली रक्त संचार पर नियंत्रण खो देती है, ये वाला आघात कौन सा है? क्या न्यूरोजेनिक आघात है, ठीक है, या फिर हृदय आघात है, या हेमोजेनिक आघात है, या मेटाबॉलिक आघात है? जब सिर की चोट, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, और रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण जो आपकी तंत्रिका तंत्र प्रणाली है उसमें जो रक्त संचार का नियंत्रण होता है खो जाता है। ठीक है, आप जानते हो हड्डी जो होती है सिर की या रीढ़ की, ये तंत्रिका तंत्र से ही जुड़ी हुई होती हैं सारी चीज़ें। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर? इसी आघात को हम कहते हैं कौन सा? भाई हमारा न्यूरो सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है तो न्यूरोजेनिक आघात होगा। ओके, हृदय आघात में क्या होता है? जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं किसी भी कारण से जब ठीक प्रकार से काम नहीं करती हैं तो इसको हम कहते हैं हृदय आघात। ठीक है, जब हृदय की मांसपेशियां ठीक तरीके से काम ना करें तो हम उसको हृदयाघात कहते हैं। जैसे कि हृदय की दीवार में रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाओं का अवरुद्ध हो जाना। ठीक है, हेमोजेनिक आघात की अगर हम बात करें तो ये जो होता है चोटों के कारण, घाव के कारण, ठीक है, कोई मतलब ऐसे आंतरिक स्राव हो गया, ओके, गंभीर रूप से जल गए, तो इन सारी चीज़ों में जब गंभीर रूप से जलना, चोट है, घाव हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसको हम हेमोजेनिक आघात कहते हैं। ठीक है, और हेमोजेनिक आघात या हीमोफीलिया आप जानते हो, ये एक शाही रोग कहा जाता है, राजसी रोग कहा जाता है हीमोफीलिया। ज़्यादातर ये किसको हुआ था? ब्रिटेन की जो रानी थी उनको हुआ था। ठीक है, ओके, मेटाबॉलिक वाला आप समझ गए होंगे, चयापचय आघात जो होता है जो शरीर के अंदर द्रवों की कमी से जैव रासायनिक साम्यता जैसे इंसुलिन तथा दस्तों के कारण हो जाता है, उसे कहते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से हो गया या दस्त वगैरह बहुत हो रहे हैं तो ये रासायनिक प्रॉब्लम हुई है ना आपके अंदर, इंसुलिन का जो श्रावण है कम या ज़्यादा होना, ये रासायनिक समस्या है। ओके, तो ये क्योंकि एक एंजाइम है, मतलब हार्मोन है, जो भी कह सकते हो, इंसुलिन जो है, मतलब कोई भी आंतरिक मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एंजाइम वगैरह काम करते हैं। ठीक है, एक तरीके की रासायनिक चीज़ें हैं, तो वो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, कहलाती हैं मेटाबॉलिक आघात, जब इनमें दिक्कत होती है। ओके, पाचन तंत्र में, या कह सकते हैं पाचन तंत्र तो नहीं कहेंगे, जो रासायनिक प्रक्रिया होती है आहार की टूट फूट की, ठीक है, उसकी बात करें। और रासायनिक प्रक्रिया आहार के टूटने की आप जानते हैं मेटाबॉलिक है ना, मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, जिसके अंतर्गत एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आता है। आघात है एक बीमारी, संलक्षण, सिंड्रोम, आनुवांशिक समस्या, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो जैसे हीमोफीलिया हमने आपको बताया वो आनुवांशिक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी आनुवांशिक है, तो यहाँ पर कहेंगे एक सिंड्रोम है। ठीक है, ये क्या है? एक सिंड्रोम है, संलक्षण या सिंड्रोम। आघात क्या है? एक तरीके के सिंड्रोम है, और सिंड्रोम से प्रश्न बहुत बनते हैं, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 37, आघात के कारण है रक्त की शरीर में कमी, शारीरिक गंभीर क्षति, बिजली का झटका, या निम्न में से सभी। तो जो आघात है इनके अलावा भी गंभीर दर्द है कोई आपके लिए, हृदयाघात की समस्या है, उच्च ताप हो गया है, शरीर का ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, एलर्जी है किसी से संबंधित, नोट कर लेना, ये नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अचानक कोई शारीरिक, मानसिक या आर्थिक क्षति हो गई, या भावनात्मक किसी तरीके का तनाव हो गया, गैस की विषाक्तता हो गई शरीर के अंदर, भाई एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसकी विषाक्तता बॉडी में फैल गई, जहर खुरानी मतलब जहर वगैरह खा लेना, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी आघात के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन 38 है, आघात के लक्षण एवं संकेत हैं। ए है उत्तेजना व बेचैनी होना, बी है कमजोरी व अशक्तता होना, सी है चक्कर आना, उल्टी होना, अधिक प्यास लगना, डी है निम्न में से सभी। तो आघात के लक्षण भी ठीक वैसे ही जैसे कारण बहुत सारे हैं वैसे ही लक्षण भी बहुत सारे हैं, जो लिखे हैं ये तो सभी ठीक ही ठीक हैं। ठीक है, इसके बाद जल्दी जल्दी सांसें लेना, बहुत जल्दी जल्दी चलना, ठीक है, जिसकी वजह से आप हाँफने लगे, त्वचा पीली पड़ रही है किसी वजह, इस वजह से पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, पल्स रेट बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या बढ़ रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, बेहोशी आ रही है, हाथ पैरों में झटके लग रहे हैं, आंखें सूखती सी लग रही हैं, तो यह समझ लो किसी ना किसी आघात के ये लक्षण हैं। ठीक है, ओके, आघात को इंग्लिश में शॉक कहते हैं। ठीक है, शॉक मतलब सदमा लगना।
तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 गंभीर संक्रमण की विषाक्तता के कारण रक्त शिराओं में खून का एकत्र होना व ऊतकों के लिए पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाना, ये आघात क्या कहलाता है? सेप्टिक आघात, मनोदैहिक आघात, एनाफाइलेटिक आघात या श्वसन आघात। गंभीर संक्रमण की विषाक्तता के कारण, कोई गंभीर संक्रमण है, उसकी विषाक्तता हो गई शरीर में, रक्त शिराओं में फैल गई और खून क्या हो गया, एकत्र होने लगा, मतलब इतना एक जगह एकत्र होने लगा, लेकिन ऊतकों के लिए पर्याप्त रक्त नहीं मिल पा रहा है, कहीं थक्के थक्के में जम जा रहा है, जैसे कि कैंसर का रूप ना ले ले उस तरीके से जमता जा रहा है, लेकिन क्या है, ऊतकों तक नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेप्टिक आघात। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मनोदैहिक आघात की अगर हम बात करें, ये क्या होता है? मनोदैहिक आघात क्या होता है, कोई बता सकता है? मैं ही बता दे रही हूँ। जो क्या होता है, कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण होता है, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति की मौत हो गई, ठीक है, या पेट या सिर में रक्त बहाव हो गया, मतलब पेट के अंदर किसी तरीके का आंतरिक रक्त बहाव हो गया, या सिर में रक्त बहाव हो गया, मस्तिष्क में रक्त की कमी हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं मनोदैहिक आघात कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा बच्चा है एक आपका क्या है ना, एक सेकेंड, मनोदैहिक बता दिया मैंने, किसी प्रिय मित्र की मौत या किसी भी प्रिय व्यक्ति की मौत, या फिर मैंने बताया मस्तिष्क वगैरह में रक्त की कमी, पेट या सिर में आंतरिक रक्त बहाव। अब बात करते हैं एनाफाइलेटिक आघात है, ये क्या होता है? तो ये बाहरी प्रोटीन इंजेक्शन जब दिए जाते हैं, ठीक है, तो कोई बाहरी तत्व बिना पचे किसी भोजन आदि से मतलब एलर्जी पैदा कर दे, ठीक है, कोई बाहरी तत्व जैसे प्रोटीन का इंजेक्शन दिया, ओके, या बिना पचे भोजन है, वो शारीरिक प्रतिक्रिया से कोई एलर्जी, जैसे मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हुआ बॉडी के अंदर, लेकिन प्रोसेस के बाद कोई एलर्जी आपके अंदर क्रिएट हो गई, तो उसको हम कहते हैं एनाफाइलेटिक आघात। ओके, और श्वसन आघात की तो मैंने शायद चर्चा कर ली थी आपसे स्टार्टिंग में ही। श्वसन आघात सांस लेने में बाधा के कारण जब क्या होता है, तंत्रिका तंत्र एवं शरीर की ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, इस कारण जो आघात होता है उसे श्वसन आघात कहते हैं। मैंने शायद इसकी बात कर ली है ऊपर, है ना। बढ़ते हैं। अच्छा, एक पेज गायब हो गया, मुझे लग रहा है एक पेज कहीं रह गया, एडिट करने में रह गया PDF में। तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। कह ही सकती हूँ आपका मन है, कुछ बच्चे प्यारे हैं मेरे, वो जो पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि वो आते हैं, उनको मतलब प्यार करते हैं इसलिए लाइक तो कर देते हैं, पर वीडियोस नहीं देखते पूरी, क्योंकि इस समय वीडियो का व्यू बता रहा है कि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देख रहे हो सकता है एक दो बच्चा देख रहा हो, लेकिन लगभग मैं यही कहूँगी नहीं देख रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ी भी मेरी मेहनत पर अगर लग रहा है कि हाँ मैम को सपोर्ट करना चाहिए, तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे वीडियो में प्यारे बच्चों, जब तक के लिए धन्यवाद।